हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ केटी सागर। हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री, क्लास 8 का पार्ट सेकंड, और हमारा टॉपिक है उपनिवेशवाद और शहर। तो देखिए, जो जैसे उपनिवेशवाद आया था तो उसने शहरों को किस तरह से प्रभावित किया था। कुछ शहर जो थे, जो छोटे थे वो बड़े हुए, और कुछ बड़े थे वो छोटे हो गए। तो जैसे कि 18वीं शताब्दी में 3 शहर बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे। वो कौन कौन से थे? जो प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उनमें कौन सा था? मद्रास, बम्बई एवं कलकत्ता। ये तीनों शहर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए थे। ठीक, ये तो वो शहर थे जो नए बने थे और बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे थे। कुछ शहर ऐसे थे जो पहले अच्छे थे लेकिन बाद में उनका विशहरीकरण हो गया। तो वो कौन कौन से शहर थे? विशहरीकरण का मतलब क्या है? जो शहर पहले अच्छे थे लेकिन क्या है, वो खस्ता हालत में पहुंचते गए, वहाँ पे उद्योग धंधे नहीं बचे, वो चौपट हो गए सारे। तो लोग क्या करने लगे, उन्हें छोड़ के जाने लगे दूसरी जगह। ऐसे शहरों में आपका नाम है मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, सूरत, श्रीरंगपट्टनम। ठीक, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का एक अपना अलग इतिहास रहा है। दिल्ली 11वीं 12वीं शताब्दी में तोमरों की राजधानी थी। उसके बाद वो चौहानों की राजधानी भी बनी। ठीक, उसके बाद वो जो है शाहजहाँ के टाइम में भी थोड़े टाइम के लिए रही थी। शाहजहाँ ने उसको बहुत ज़्यादा डेवलप कराया। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो था, वो दिल्ली राजधानी कब बनी थी? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में क्या, जब लॉर्ड लिटन थे और जब जॉर्ज पंचम जब आने वाले थे किस पे, भारत की यात्रा पर, तब उन्होंने डिसाइड किया था कि 1911 में बनाएंगे किसको? दिल्ली को राजधानी को। इसके पीछे के ऐतिहासिक कारण क्या थे कि दिल्ली ही ऐसी जगह थी जो बहादुर शाह जफर का जो है एक तरह से गढ़ माना जाता था, ये मुगल सल्तनत का। ठीक, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पहले उन्होंने दिल्ली की ये छवि उन्होंने चेंज करने की कोशिश की। इसकी वजह से उन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया था। उसके बाद क्या हुआ था, पहले हम इसको साफ कर लेते हैं। फिर बात करते हैं 17वीं शताब्दी में यूरोप के लिए क्या था? पुनर्जागरण काल था। ठीक, तो पुनर्जागरण काल का मतलब क्या होता है? कला एवं ज्ञान का सृजन। ये था क्या? पुनर्जागरण काल, सृजन, या आप इसे पुनर्जन्म भी कह सकते हैं। मतलब एक नए रूप में क्रिएटिव होकर चीज़ें आने लगी। ठीक, फिर क्या हुआ 1877 में, जैसे कि आपको पता है कि लॉर्ड लिटन आए थे, और 1911 में क्या हुआ, जब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम बने थे तो दिल्ली राजधानी बन चुकी थी उस टाइम पर। उसके बाद हम देखते हैं कि 1850 का जो दशक था, वो ब्रिटेन को उस टाइम में कहा जाता था दुनिया का कारखाना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब औद्योगिकरण हुआ था तो बहुत सारी चीज़ें ब्रिटेन में ही बनी थी। स्पेनिंग जेनी उनमें से एक थी। ठीक, ऐसे भी बहुत सारे आविष्कार हुए थे। भाप का इंजन ब्रिटेन से बना, तो इस वजह से वो दुनिया का कारखाना बन गया और वहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है बनने लगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी, जो कपड़ा था, जो सिर्फ हाथों से ही बनाए जा सकते थे। ठीक, तो उनके लिए उन्हें बुनकरों की ज़रूरत होती थी। लेकिन आफ्टर सम टाइम उन बुनकर को भी क्या हाल हुआ, यही मतलब पढ़ने वाले हैं। फिर आता है, देखिए, कुछ जो बुनाई थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। आप लिख सकते हो, एनसीईआरटी में स्पेशल बॉक्स में उनको बनाया गया है, लिखा गया है। तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। पटोला बुनाई। देखिए, ये जो पटोला बुनाई थी आपकी, ये क्या थी आपकी? पटोला बुनाई थी आपकी पटोला बुनाई देखिए आपकी थी कहाँ से? सूरत। तो ये पटोला बुनाई जो थी, इसमें बहुत ही महीन धागों से जो है बुनाई की जाती थी। उसके बाद देखिए एक दो बुनाई और थी। मसलिन जैसे एक कपड़ा था, मसलिन, इसे कहते थे मलमल। ये सबसे पहले जो था वो अरब बादशाह के पास देखा था यूरोपियों ने, तो उन्होंने कपड़े को इतना महीन देखा तो उसे मसलिन बोलने लगे, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया मलमल। और जैसे कालीकट से एक शब्द निकला, कैलिको। कैलिको किसे कहा जाता था? सूती कपड़े को आपको जो है कैलिको कहते थे। ठीक, कैलिको का मतलब क्या था? सूती वस्त्र। आपको पता चले कि इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी उसने कैलिको एक अधिनियम लगाया था, जब उन्होंने छींट का जो कपड़ा था, कैलिको अधिनियम, मतलब जो इंडिया का छींट का कपड़ा था सूती का, छींट कहते थे, जो छोटा जिसपे बुंदे बुंदे रहते थे, जिसपे छोटे डिजाइन रहते थे, वो सूती कपड़ा होता था। उसके लिए उसको बैन करने के लिए कैलिको अधिनियम लगाया था। कैलिको अधिनियम इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि कैलिको का मतलब
वही होता है सूती वस्त्र। उसके बाद आता है फिर आपका यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा। ये कैसे हुआ? जब उस टाइम पे आपको पता है कि हमारे जो यूरोप के जो बाजार थे वो भारतीय कपड़ा वहाँ जाता था, उन्हें आमदनी होती थी बहुत ज़्यादा। रॉबर्ट क्लाइव जब गया था तो यहाँ से अपने 60 गुना वो ज़्यादा दौलत लेके यहाँ से गया था, मतलब उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। तो आप सोच सकते हैं कि इन्हें वस्त्र से कितनी कमाई हुई होगी। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, कैलिको एक्ट लगा दिया कि सूती कपड़ा अब बंद हो गया। अब जो बुनकर बचे वो क्या करें? उनमें जैसे बहुत सारे, देखिए एक क्या थे, जुलाहे या मोमी, ये कहाँ के थे? बेसिकली नॉर्थ इंडिया। एनआई की बात हो रही है तो एनआई मतलब नॉर्थ इंडिया, ठीक। ये कौन थे? जुलाहे या मोमिन, ये वो बुनकर थे, बंगाल के कुछ बुनकर थे जिनका जैसे नाम था तांती। इनका मेनली क्या वर्क रहता था कि कुछ आप मशीनों से चाहे कितना भी अच्छा कपड़ा बना लो, लेकिन आप उस क्वालिटी का नहीं बना सकते जो हाथ से बनाया जा सकता है। कुछ डिज़ाइन ऐसे होते थे जो सिर्फ हाथ से ही बनाए जाते थे, तो ये वो लोग बनाते थे। लेकिन सॉरी, आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि इनकी भी हालत खस्ता होने लगी। उस टाइम पे क्या हुआ, जब स्पिनिंग जेनी आई तो बहुत सारे, क्योंकि मशीनों ने जो काम इजीली कट रहे थे तो वो क्या, बहुत सारे मजदूर उससे बेघर हुए, ठीक। उन्हें जो है रोज़गार नहीं मिल रहा था। ऐसे ही बुनकरों की हालत भी बहुत खस्ता हालत हो चुकी थी। पहले ये कैश ले लेते थे या आप कह सकते थे कॉन्ट्रैक्ट ले लेते थे और फिर जो है कपड़ा बना के देते थे। अब इन्हें कोई ऐसी रसीद की नहीं दी जा रही थी, ना ही इन्हें कोई पैसा वगैरह मिल रहा था, तो उनकी हालत उस टाइम खस्ता हो चुकी थी। फिर क्या हुआ कि जब बुनकरों की यह हालत हुई तो ये सोचिए जो सूत काटते थे उनकी क्या हाल हुई होगी। तो हम इनको थोड़ा साफ करते हैं उसके बाद। फिर देखिए जैसे कि कैलिको एक्ट से ही थोड़ी कहानी शुरू कर दें क्योंकि वहीं पर ख़त्म होगी। कैलिको एक्ट, इसमें क्या किया था कि जो गवर्नमेंट थी कहाँ की, इंडिया, जो लंदन की गवर्नमेंट थी, उसने इन पे बहुत ज़्यादा क्या कर दिया, शुल्क लगा दिया, बहुत ज़्यादा भारी शुल्क लगा दिए। फिर क्या हुआ, 1830 में क्या था, ये जो इंग्लैंड का कपड़ा था, ठीक, वो क्या था, भारतीय बाजार में आने लगा था और सूती कपड़े बहुत ज़्यादा आ गए थे। कितना? 2/3 हिस्सा था जो ब्रिटेन का कपड़ा, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, 1931 में क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के झंडे का भी जो रंग क्या हुआ, उसमें चरखे को जगह दी गई। क्यों दी गई थी? उसके पीछे ये जगह थे, चरखा। चरखे की वैल्यू आप कपड़े से समझ सकते हैं कि जब ब्रिटेन में क्या था, ये भारतीय बाजार था, जो ब्रिटेन के कपड़े से पड़ गया था क्या, 2/3 कपड़ा ब्रिटेन का था 1830 में, जो भारतीय बाजार में आ गया था। क्यों? कैलिको एक्ट की वजह से। मतलब यहाँ के जाने वाले कपड़े पे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा शुल्क लगाए, लेकिन जो वहाँ से कपड़ा आया उस पर उसको कोई शुल्क नहीं लगाया गया, क्योंकि यहाँ पर ही भी तो हम उपनिवेश थे इसके, ब्रिटेन के, तो यहाँ पे ऐसे कोई उन्होंने शुल्क लगाए नहीं। इससे हमारा जो कपड़ा बाजार था वो डाउन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 1830 के टाइम में, या आप कह सकते हो 1931 के टाइम में, उसमें क्या हुआ था, आप देखेंगे तो ये गांधी काल है ऑलमोस्ट। 1931, आप जानते हैं कि 1917 में ही गांधी जी आ चुके थे और उसके बाद गांधी जी आ गए थे। चरखे को क्यों लिया गया था राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे में, कि गांधी जी ने जो है कपड़े बुनने के लिए जो है स्वदेशी को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, तो चरखा जो होने लगा वो राष्ट्रवाद का प्रतीक समझा जाने लगा। इस वजह से क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे में चरखे को जगह मिली। फिर देखिए क्या हुआ, चरखे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है जगह मिली। फिर उसके बाद बहुत सारी सूती मिलें कपड़े की खुलने लगी, जैसे बम्बई, अहमदाबाद। अच्छा, ये जो आपने कभी नोटिस किया जो मिलें खुली वो गुजरात और महाराष्ट्र के पार्ट में क्यों खुली? उसके पीछे रीज़न था कि वहाँ पे काली मिट्टी बहुत ज़्यादा होती थी, कपास इजीली हो जाता था। फर्स्ट सूती जो बस मिल खुली थी, सूती वस्त्र की जो मिल थी वो खुली थी कहाँ? बम्बई में। कब? 1854 में, ठीक। ये क्या थी? फिर उसके बाद अहमदाबाद में भी खुल गई। तो ये था बुनकरों का इतिहास या कपड़ों का इतिहास। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं स्टील के बारे में, क्योंकि किसी भी देश जो निर्भर रहना चाहता है, आत्मनिर्भर रहना चाहता है, वहाँ पे स्टील या धातु का जो रहता है वो बहुत बड़ा रोल होता है, स्पेशली तब जब वो आपके हर उद्योग धंधे में स्टील का यूज़ हो। तो स्टील हमारे देश में कैसे आई, अब हम यही देखेंगे। एक वर्ड आता है वुड स्टील। देखिए क्या था कि स्टील
कि क्या थी, हमें जो है रेलवे के स्लीपर्स थे तब तक ऐसी टेक्निक्स आ गई थी, जो हम लकड़ी के स्लीपर्स बना रहे थे वो स्टील के भी बने लगे थे। ठीक, तो क्या हुआ कि हमें स्टील की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने लगी, लेकिन कारखाना खोला कहाँ जाए। तो इसके लिए क्या हुआ कि बहुत जगह ढूंढी गई जगह। उसके बाद उद्योगपतियों ने ढूंढी थी, इसमें गवर्नमेंट का कोई खास रोल नहीं था, गवर्नमेंट ने बाद में इसमें अपनी इक्विटी वगैरह खरीदी थी। फिर ठीक है, जमशेदपुर में थी रजहारिया की पहाड़ियाँ, इन्हें रजहारिया कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, कि पहाड़ियाँ। यहाँ बहुत क्या था, बहुत उत्तम क्वालिटी का जो है ओर मिला, ठीक, जहाँ से एल्युमिनियम निकाला जाता था, ठीक, स्टील वहाँ से बन सकता था। तो फिर क्या, लेकिन वहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत थी, लेकिन क्या है, पानी को भी स्वर्णरेखा नदी जो है उससे पानी लाया गया। फिर उसके बाद जमशेदपुर में क्या है, टिस्को की स्थापना की गई। टिस्को का रोल इंडियन जो गवर्नमेंट थे, अंग्रेज ऑफिसर को मानने को तैयार ही नहीं थे कि इंडिया में बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टील बन सकता है जिससे वो रेल स्लीपर्स बना सके, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो पाया। टिस्को ने बहुत अच्छी जो है इसकी क्वालिटी थी। 1912 में क्या हुआ, इससे टिस्को से ये बनकर तैयार हो गया और 1912 से स्टील का उत्पादन शुरू हो गया। अगर आपको पता होगा 1914 का जो टाइम था वर्ल्ड वॉर का था। अब क्या हुआ, जो ब्रिटेन वगैरह में स्टील बनता था या और कंट्रीज़ में बनता था, जो ब्रिटेन यूज़ करता था, वो स्टील तो सारा वर्ल्ड वॉर की जो है ज़रूरतों को पूरा करने लगा। तो इंडिया के लिए कहाँ से आए, तो उसके लिए क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सोचा कि वो टिस्को से ही क्या है स्टील खरीद ले। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1919 तक जितनी भी टिस्को स्टील बनाती थी ना 1919 तक, उसका 90% पार्ट गवर्नमेंट ही खरीद लेती। तो आप देख सकते हैं कि जो टिस्को की स्थापना थी वो कितने अच्छे टाइम पर हुई थी। फिर उसके बाद तो ये आगे चलने ही लगा। उसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा देसी जनता को सभ्य बनाना। अकॉर्डिंग टू ये NCERT हम पढ़ रहे हैं। तो देसी जनता को सभ्य बनाने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या किया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका देसी जनता को सभ्य बनाना। सॉरी। तो देखिए क्या हुआ कि अंग्रेजों ने कोशिश की कि जो उन्हें, क्योंकि वो भारतीय साहित्य को अच्छा नहीं मानते थे, वो चाहते थे कि जो यहाँ के लोग हैं वो प्राच्यवादी संस्कृति अपनाएं और जो है उनका ही साहित्य पढ़े और उन्हीं की शिक्षा ग्रहण करें पश्चिमी तरीके से। तो इसमें क्या हुआ था, देखिए 1783 में एक पर्सन हुए थे विलियम जोन्स। देखिए ये बहुत बड़े विद्वान थे, ये सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज की हैसियत से भारत आए थे। ठीक, क्या कह सकते थे, बने थे, इन्हें 6 भाषाओं का ज्ञान था। ठीक, फिर क्या हुआ, एक और थे, उनका नाम था कोलबुर्ग, शायद उनका ये नाम था कोलब्रुक क्या थे। इन दोनों ने क्या था, ये चाहते थे, इन्होंने जो भारतीय जो यहाँ पे साहित्य था उसका क्या किया, अध्ययन किया। और उसके बाद इन्होंने ये सोचा कि भारतीय साहित्य अच्छा है काफ़ी, लेकिन बस उसमें थोड़े चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो भारतीयों को भारतीय साहित्य की शिक्षा भी दी जा सकती है, या भारत का जो ज्ञान है वो भी काफ़ी अच्छा है, उसको माना जा सकता है। ठीक, लेकिन क्या हुआ, बहुत सारे प्राच्यवादी भी आए थे। बहुत सारे क्या थे, प्राच्यवादी भी आए थे। तो प्राच्यवादी देखिए क्या थे, प्राच्यवादी का मतलब है कि पश्चिमी साहित्य को अच्छा मानते थे और पश्चिमी तरीके से उन्हें शिक्षा देना चाहते थे। ठीक, लेकिन क्या है, इन्होंने नहीं माना। फिर क्या हुआ, जेम्स जो थे विलियम जोन्स, ठीक, इन्होंने क्या हुआ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की क्या की थी, स्थापना की थी। और इसी एशियाटिक रिसर्च नाम से इन्होंने एक पत्रिका निकाली। फिर दोनों ने मिलकर क्या किया, जो भारतीय यहाँ के जो भारतीय ग्रंथ थे उनका अनुवाद करना शुरू कर दिया। किसने, विलियम जोन्स और कोलब्रुक ने। उसके बाद क्या हुआ, 1781 में एक मदरसा खोला कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या वर्क हुए हैं, ये उनसे रिलेटेड टर्म था। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, प्राच्यवादियों ने क्या हुआ, एक जो वर्ड था वर्नाकुलर। ठीक, वर्नाकुलर क्या होता है कि वर्नाकुलर, आपने देखा होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक, आप उस वर्ड को यहाँ से लिंक कर सकते हैं। तो तब जो देसी भाषाओं के जो जिसे वो भाषा नहीं समझते थे, सिर्फ बोली समझते थे, उन भाषाओं को बंद कर दिया। 1791 में इसी कड़ी में एक और खोला, BHE जिसे आप कह सकते हैं। ठीक, बनारस हिंदू कॉलेज। किसने खोला था,
मदन मोहन मालवीय। उसके बाद क्या हुआ कि 1830 में इनका हमला तीखा हो गया प्राच्यवादियों का। ये क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि जो भारतीय हैं उनको यूरोपीय शिक्षा दी जाए, लेकिन ये जो जेम्स मिल ये थे कोलब्रुक विलियम जोन्स थे, ये चाहते थे कि इन्हें यही शिक्षा दी जाए। कुछ इंडियंस भी थे जो चाहते थे कि वो पश्चिमी तरीके से जो है ज्ञान ग्रहण करें, उसमें राजा राम मोहन राय का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। 1835 में एक समिति गठित की गई। इसको 1835 में देखिए एक समिति आई थी जिसके हेड कौन थे? मैकाले, लॉर्ड मैकाले। इन्हें हेड इसीलिए बनाया गया था कि ये जो द्वंद्व चला था, कॉन्फ्लिक्ट प्राच्यवादी और जो प्राचीनवादी थे, जो भारत के कुछ लोग थे जो भारत को जो है भारतीय साहित्य पढ़ाना चाहते थे, भारत के तरीके से पढ़ाना चाहते थे, कुछ लोग यूरोपीय प्राच्यवादी, आपको पता ही है। तो मैकाले इसके हेड हुए और इन्होंने जो है अपना जल्दी ही अपनी एक रिपोर्ट सौंप दी। उसमें इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी जो है वो उच्च शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। मतलब ये मेनली क्या हुए, अंग्रेजी का ही ये पक्षधर थे, ठीक। और स्कूल तभी क्या हुआ, फिर स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। फिर 1854 में शिक्षा से रिलेटेड एक और वर्क आया, वुड डिस्पैच। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, बस यही है कि ये भी जो है इसी पर फोकस कर रहे थे, इंग्लिश शिक्षा पर। उसके बाद क्या हुआ कि गांधी आए। आप देखेंगे गांधी इस टाइम पीरियड में जो है थे, गांधी नहीं 1818 में उनका बर्थ हुआ था, गांधी नहीं थे, लेकिन आफ्टर सम टाइम गांधी आए तो कुछ ऐसे भी सुधारक हुए। गांधी ने देखिए क्या किया था, गांधी जी का कहना था कि जो अंग्रेजी शिक्षा है ना ये सिर्फ आपको गुलाम बनाएगी। तो इसीलिए जब उन्होंने स्वदेशी आंदोलन वगैरह चलाए थे, असहयोग आंदोलन, तो उन्होंने छात्रों से भी आह्वान किया था कि आप स्कूल छोड़िए और जो है आइए हमारी हेल्प कीजिए या आप आंदोलन में कूद पड़िए, ठीक। उनका मानना था अंग्रेजी शिक्षा गुलाम बनाएगी। इन्होंने एक जो इनका बहुत फेमस टर्म है कि साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, ये गांधी जी कहते हैं कि सिर्फ साक्षर हो जाना शिक्षा नहीं है। जब तक आपको कोई हुनर नहीं आता, तब तक आपको कोई कौशल नहीं आता। तो उन्होंने तो गांधी शिक्षा और तालीम जो एक टॉपिक आता है वो यहीं से लिया गया है। कौशल विकास की जो आज अवधारणा है वो गांधी जी से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। उसके बाद कौन आए? रविंद्रनाथ टैगोर आए। इन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। 1901 में क्या किया इन्होंने? शांति निकेतन की स्थापना। शांति निकेतन किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक। फिर क्या, एक टॉमस अर्नॉल्ड और लेडी थी, ठीक, जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा को सपोर्ट किया था। फिर हम देखते हैं आगे और भी ऐसे समाज सुधारक हुए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महिलाएं। इसको थोड़ा साफ कर देते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महिलाएं, जाति एवं सुधार। मतलब महिलाओं से रिलेटेड, जाति व्यवस्था से रिलेटेड जो भी समाज सुधारक हुए हैं और जिन्होंने जो वर्क किए हैं उसमें वो पढ़ना है। आपको पता है कि 200 साल पहले क्या होता था? सती प्रथा कितनी ज़्यादा चरम स्तर पे रही होगी। इवन सती का तो मतलब ही होता है सदाचारी महिला। तो आप किस महिला को सदाचारी कहेंगे? जो अपने पति की लाश पर जाके कूद जाए बिना अपने तो छोटे बच्चों के लिए, उसे सदाचारी महिला कहेंगे। अगर वो वाकई में इतनी सदाचारी महिलाएं थीं अकॉर्डिंग टू हूँ, तो फिर उन्हें क्यों लकड़ियों से बांध के रखा जाता था, या क्यों रस्सियों से उनको बांध देते थे ताकि वो कहीं कूद के चली न जाए? तो ये सिर्फ एक ढकोसले थे, ठीक। सती प्रथा बहुत ज़्यादा जोरों पर थी। कुछ ऐसे समाज सुधारक हुए जिन्होंने महिलाओं पे बहुत वर्क किया, जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा वर्क किया। उन्हीं में से एक हुए हैं राजा राम मोहन राय। जैसे कि इनका क्या है, 1722 इनका क्या था टाइम पीरियड, 1722 में इनका बर्थ हुआ था और ये 1833 में इनकी डेथ हुई थी। इनके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि इन्होंने सती प्रथा में बहुत ज़्यादा काम किया था। कि इनकी जो भाभी थी, उनको जब इनके भाई की डेथ हो गई थी तो इनकी भाभी को ज़बरदस्ती सती कराने ले जा रहे थे, तो उन्होंने उनको रोका था। कुछ लोग इनके फैमिली के इनके खिलाफ हो गए थे, लेकिन इन्होंने आवाज़ उठाई थी, ठीक। इन्होंने क्या था, ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक। ब्रह्म समाज नहीं, ब्रह्म सभा। ब्रह्म समाज की हमारी किसी और ने की है, ठीक। ब्रह्म सभा, ये समाज और सभा में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है।
ब्रह्म सभा की इन्होंने स्थापना की थी। पश्चिमी शिक्षा का क्या किया था? प्रसार। अगर आपको पता हो तो जो बेंटिक थे वो इनसे बहुत प्रभावित थे, ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और ये क्योंकि पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करते थे, उसे सही मानते थे, वो तर्कपूर्ण बातें देते थे, लॉजिक देते थे उसके पीछे, तो लोग जो हिंदुस्तानी थे वो इन्हीं के क्या है खिलाफ हो गए, इन्हें अपना दुश्मन समझने लगे। एक इन्होंने स्त्री शिक्षा पर भी बहुत काम किया। इन्हीं के अच्छे कर्मों का फल था, आप कहिए कि इन्हीं सारे कर्मों का फल इन्हें मिला। और 1829 में क्या हुआ? सती प्रथा बैन हो गई। सती प्रथा बंद या बैन हो गई। उसके बाद क्या एक और आए कौन? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक। इनका नारा था वेदों की ओर चलो। इन्होंने कोई धर्म में कमियां नहीं निकाली, बस इनका ये था कि जो वेद हैं आप उन्हें पढ़िए और उनकी तरफ लौटिए पूरी तरह से, ठीक। उनमें जो कमियां हैं उनको दूर कीजिए, ये था इनका दयानंद सरस्वती का नारा। तो इसीलिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। फिर एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है ईश्वरचंद विद्यासागर का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो इनका जो मेन वर्क था, देखिए वैसे तो उन्होंने स्त्री शिक्षा पे भी बहुत वर्क किया था, लेकिन उन्हें विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्हें खास करके याद किया जाता है। विधवा पुनर्विवाह, जब इन्होंने एक दो विधवा पुनर्विवाह करवाए तो लोगों ने क्या किया? इनका बहिष्कार कर दिया, ठीक। और जो विधवाएं भी उस टाइम विवाह करने से डरती थी, क्योंकि जो समाज था उन्हें इजीली क्या करता था? स्वीकार नहीं करता था। फिर 1856 में क्या हुआ? एक कानून बन गया विधवा पुनर्विवाह पर, मतलब अब ये दंडनीय अपराध नहीं होगा, या जो रोकेगा वो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मद्रास में एक और हुए हैं वीर श्रृंगेरम, वीर श्रृंगेरम, ठीक, वीर श्रृंगेरम। इन्होंने भी क्या किया था? विधवा विवाह पर बहुत ज़्यादा वर्क किया था। फिर एक और हुई थी कौन? मुमताज अली, मुमताज अली। उस टाइम पे देखिए क्या था, मुस्लिम लड़कियों को जैसे कि उनमें पर्दा प्रथा आज भी प्रचलित है, बहुत जो है घर में रखा जाता था, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, या शिक्षा जो है बहुत लोग कतराते थे, तो उन्होंने क्या किया? मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा पर इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया था और ये उनके पक्ष में थे। एक और हुई थी बेगम रुकैया शेखावत। इन्हें भी मुस्लिम महिला शिक्षा के लिए याद किया जाता है। इन्होंने क्या किया? कलकत्ता और जो है पटना में गर्ल्स के लिए स्कूल खोले, जिन्हें आप मदरसे बोल सकते हैं, ठीक। एक और हुई थी उस टाइम पे, एक राइटर हुई थी ताराबाई शिंदे। इन्होंने एक किताब लिखी है, बहुत ही फेमस है उस टाइम पर, स्त्री पुरुष तुलना। जैसे कि इसकी शीर्षक से पता चल रहा है, इन्होंने स्त्री और पुरुष की तुलना की है, जो भेदभाव उस टाइम हो रहे थे इन पे इन्होंने खुलकर कटाक्ष किया है, ताराबाई शिंदे ने। फिर एक और विद्वान हुई है संस्कृत की एक विद्वान हुई है फिर रमाबाई पंडित। इन्होंने भी स्त्री शिक्षा पे बहुत ज़्यादा क्या है जोर किया। ये वैसे पेशे से नर्स थी, ये मतलब डॉक्टरी वगैरह की पढ़ाई कर रखी थी, लेकिन स्त्री शिक्षा पे इन्होंने खासा बल दिया है, ठीक। इन्होंने क्या किया था? इनका मानना था कि मर्दों ने जो है, आप जैसे कहते हो, या जो पुरुषवादी समाज होता है सत्तात्मक, वो कहता है कि महिलाएं ये नहीं कर सकती, महिलाएं वो नहीं कर सकती। तो इनका मेनली ये कहना था कि आपने महिलाओं को वो करने का मौका ही कब दिया, और जब तक आप किसी को मौका नहीं दोगे तब तक आप कैसे कह सकते हो कि ये वो कार्य नहीं कर सकता, जब तक आपने उसकी क्षमता का आपको ना पता हो। तो ये इस तरह से इसी चीज़ को खंडित करती थी। इन्होंने क्या किया था? पूना में एक विधवा गृह की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी, मतलब जो विधवाएं थी जिन्हें समाज त्याग देता था या किसी तरह से, वो यहाँ पे आके
रह सकती थी। 1929 में क्या हुआ था फिर, बाल विवाह निषेध हो गया था। आज भी देखिए कुछ ऐसे जगह हैं, मेनली राजस्थान या यूपी बिहार की भी हालत बहुत अच्छी नहीं कह सकते, बाकी भी और कुछ जगह हैं जहाँ पे जो है बाल विवाह आज भी बहुत व्यापक रूप में प्रचलित है और दहेज प्रथा भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। देखिए जो ऐसी कुरीतियाँ हैं जो आप सोचिए कब से चलती आ रही हैं, बहुत सारे कानून बन चुके हैं लेकिन तब भी इनमें कोई एक्शन नहीं लिया गया है। एक्शन ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट नहीं लेना चाहती, एक्शन इसलिए कि लोग उस चीज़ के खिलाफ जागरूक ही नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये था बाल विवाह निषेध। आइए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। अब बात करते हैं जाति प्रथा पे जितने भी सुधार हुए। तो देखिए महिला शिक्षा हम पढ़ चुके हैं, महिलाओं के लिए जिन्होंने वर्क किया उनको भी हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा जाति व्यवस्था को देख लेते हैं, जातिगत सुधार किसने किए थे। तो देखिए 1840 में एक क्या हुआ था, परमहंस मंडली जो हुई थी, परमहंस मंडली, ये क्या थी, जाति प्रथा पर ही आधारित थी कि जाति प्रथा के आलोचक जो थे वो इसमें रहते थे। फिर था आंध्र में एक था मदिगा, ये वो जातियां हैं राज्यों की मोस्टली जो अछूत मानी जाती थी। महार, अंबेडकर इन्हीं के माने जाते थे कि महार जाति के थे। और जैसे दुगला, ये गुजरात से रिलेटेड थी, और चांडाल, ठीक, ये मेनली वो जातियां थी जो अछूत माने जाते थे। जाति प्रथा बहुत व्यापक रूप में थी। महार जाति से जो अम्बेडकर थे उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था, इन्हें फेलोशिप भी मिली थी, ठीक, अमेरिका के लिए। अब हम देखते हैं थोड़ा नेक्स्ट। देखिए एमपी में थे गुरु घासीदास, इन्होंने क्या किया था, जाति प्रथा के ये कटु आलोचक थे, ठीक है। इन्होंने जो चलाया था वो था सतनामी आंदोलन। सतनामी आंदोलन, ये बेसिकली खुद चमड़े का काम करते थे, ठीक। फिर आते हैं एक केरल में थे कौन, एजोवा जाति थी जिनकी, श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु, ये भी क्या थे, जाति प्रथा के कटु आलोचक थे और इन्होंने क्या था, एकता का आदर्श रखा था, जो इनके समर्थक थे। एक हरिदास ठाकुर हुए हैं जो चांडालों के लिए जो इन्होंने काम किया था, ठीक, चांडालों के लिए इन्होंने वर्क किया था। ज्योतिबा राव फूले, जैसे कि आपको सबसे पता है ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, निम्न जाति से आते थे ये भी। इन्होंने क्या किया था, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और ये जातिवाद के कटु आलोचक माने जाते थे। इनका कहना था कि जो नीचे जातियां हैं वही हिंदुस्तान के निवासी हैं, जो आर्यंस आए थे वो तो बाद में आए थे, तो क्योंकि उन्होंने हरा दिया था इस वजह से वो खुद ऊंची बन गए थे और उन्हें अछूत मान लिया था, ठीक। तो जो बेसिकली हिंदुस्तान है वो नीची जातियों का है, इनका ये कहना था, ये इनका कथन था, ठीक। तो इन्होंने जाति प्रथा पे क्या था, कटु आलोचना की थी। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी 1873 में जिसका नाम था गुलामगिरी, या इसको कभी सिर्फ गुलाम भी कह देते हैं। अब हम थोड़ा सा अंबेडकर के बारे में जानते हैं जो अग्रदूत रहे हैं। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। महिलाएं, जाति और सुधार, ये बार साफ हो गया था, हम इसे दोबारा लिख देते हैं। उसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं थोड़ा अंबेडकर के बारे में जानते हैं। अंबेडकर, उनका पूरा नाम क्या था, भीमराव आमजी अंबेडकर। अंबेडकर देखिए जैसे कि पता है 20वीं शताब्दी में ये हुए थे, 20वीं शताब्दी में महार जाति से ये बिलोंग करते थे। महार जो जाति थी अछूत मानी जाती थी। इन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था क्योंकि ये खुद अछूत जाति से थे, तो इन्होंने इस दर्द को बहुत करीब से महसूस किया था जब इन्हें कोई पानी नहीं पीने देता था सामान्य नल से, जब इन्हें कोई मंदिर में नहीं जाने
जाने देता था। ये पढ़ने के बहुत शौकीन थे, इन्हें पढ़ने नहीं जाने दिया जाता था। अगर व्यवस्था होती भी थी तो उससे बाहर बरामदे में बैठ के ही पढ़ सकते थे, जिसे आप गैलरी कहते हो। क्लास में बैठ के ये नहीं पढ़ सकते थे। फिर भी इन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई भी, इन्हें अमेरिका की पढ़ने के लिए फेलोशिप मिली। और इसके बाद क्या हुआ, 1919 में ये भारत लौटे। सॉरी, 1919 में ये भारत लौटे। उसके बाद क्या हुआ, 1927 में इन्होंने एक आंदोलन चलाया। कौन सा? मंदिर प्रवेश आंदोलन। ये बहुत ही भव्य रूप में चला। लोग इसमें बहुत ज़्यादा जुड़े। जो निम्न जातियाँ थी, कुछ उच्च जातियों के लोग भी जो इनकी बातों से इत्तेफाक रखते थे, वो इसमें शामिल हुए। इन्होंने कहा था कि हम मंदिर इसलिए नहीं आना चाहते कि हम मंदिर आना चाहते हैं, हम मंदिर इसलिए आना चाहते हैं कि हम दिखाना चाहते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह ही इंसान हैं। ये इनका बहुत ही फेमस कदम था। 1927 से लेकर 1935 तक के बीच में इन्होंने 3 इस तरह के आंदोलन चलाए। कौन? 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितना बड़ा काम किया था अछूतों के लिए। उसके बाद क्या है, 20वीं शताब्दी के आरंभ में कुछ गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हो गए। जैसे कि एक हुए थे पेरियार। बाकी तो आपको अम्बेडकर के बारे में पता ही है, हम इनके सिर्फ समाज सुधार पढ़ रहे हैं। बाकी आपको पता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे थे। संविधान जो है ड्राफ्टमैन लिखा माना जाता है कि उसके ड्राफ्टमैन थे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके पास बहुत सारी डिग्रियाँ थी। ये खुद भी एक लॉयर थे। इसीलिए कहा जाता है संविधान के बारे में जो आलोचक हैं उनका ये भी कहना है, सर आइवर जेनिंग्स ने कहा भी है कि जो संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग है, कि हमारे वकील हैं जो देश के काबिल, उन्हें के हाथ में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये खुद लॉयर थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पेरियार थे, देखिए ये INSC के सदस्य थे। INSC में मानते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है यहाँ पे। एक बार क्या हुआ, जब इन्होंने देखा कि एक INSC की एक दावत हुई तो वहाँ जातियों के हिसाब से बैठने का सिस्टम था। मतलब अलग जाति, ऊंची जाति के लोग अलग बैठे थे, नीची जाति के लोग अलग बैठे थे। जब इन्होंने देखा कि भेदभाव वहीं पर है तो ये वहाँ से लौटा, इन्होंने सदस्यता त्याग दी। और उसके बाद इन्होंने ठाना कि अछूतों को अपने लिए खुद ही काम करना पड़ेगा। ठीक, तो ये थे पेरियार के बारे में। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि कुछ लोग और भी हुए हैं जो हिंदू धर्म के कठोर आलोचक हुए हैं। जैसे ये पेरियार है, ये क्या थे, जो हिंदू ग्रंथ थे, स्पेशली जैसे मनुस्मृति, महाभारत और रामायण, ये इनके कटु आलोचक थे। इनको मानते नहीं थे, कहते थे कि ऐसा नहीं है, पूरी लॉजिकली तरह से इसमें चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं। और इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था जिसका नाम था स्वाभिमान आंदोलन। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक। ये बार बार साफ हो जाता है। महिलाएं सुधार एवं जाति सुधार भी आपने कह सकते हैं, बात वही है। एक हुए केशव चंद्र सेन, इनका शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है बहुत वर्क किया है। किसने? केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की जो है इन्होंने स्थापना की थी। ब्रह्म समाज, जो राजा राम मोहन राय का था वो था आपका ब्रह्म समाज, और जो केशव चंद्र सेन का है वो आपका ब्रह्म समाज। फिर पढ़ते थोड़ा डेरिवेटिव के बारे में। ये डेरिवेटिव देखिए वही है, ये इन्होंने यंग बंग जो है, यंग बंगाल मूवमेंट जो है इन्होंने शुरू किया था। और हिंदू कॉलेज में क्या थे, ये अध्यापक थे। कहाँ? हिंदू कॉलेज में टीचर थे ये। इन्होंने क्या किया था, यंग बंगाल मूवमेंट पूछा जाता है। यंग बंगाल मूवमेंट जो है किसने शुरू किया था, तो डेरिवेटिव ने शुरू किया था। कब? 1820 में। टाइम पीरियड 1820।
फिर आते हैं रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन देखिए किसने किया था, स्वामी विवेकानंद। उनके जो गुरु थे परमहंस रामकृष्ण, उनके उस पर इन्होंने किया था, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको पता ही होगा कि ये बहुत ही अच्छे समाज सुधारक थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया था। ये जो है अमेरिका के शिकागो में इनका भाषण हुआ था, या अगर आपको पता हो तो, ठीक, वहाँ पे इन्होंने अपने जो इतनी अच्छी, इन्होंने मंत्रमुग्ध कर दिया सबको, इतना अच्छा इन्होंने स्पीच दी, तो इसके लिए इनको जाना जाता है। फिर आते हैं प्रार्थना समाज के बारे में थोड़ा करते हैं। प्रार्थना समाज किसने चलाया था, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने जो है प्रार्थना समाज की क्या की थी, स्थापना की थी। इसका जो बहुत सारे वर्ग थे, बाल विवाह उन्मूलन था, दूसरा क्या था, जाति व्यवस्था पे ये कटाक्ष करते थे। फिर एक हुआ था क्या, इससे आगे आता है आपका, पहले इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, इसके बाद उसके बाद देखिए क्या आता है आपका, एक जो है और आंदोलन, मुस्लिमों में भी बहुत जो है आंदोलन चलाए थे धर्म सुधार, उनमें से सर सैयद अहमद खां का नाम जो है प्रमुख था। उन्होंने चलाया था अलीगढ़ आंदोलन। किसने चलाया था, सर सैयद अहमद खां। देखिए ये मुस्लिमों के बहुत बड़े जो है समाज सुधारक माने जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सहिष्णुता की बातें करते थे मुस्लिमों में, या कि आपस में भाईचारे के साथ रहिए, बंधुत्व के साथ रहिए। लेकिन अपने ज़िंदगी के लास्ट टाइम में क्या हुए थे, ये थोड़े से कट्टर हो गए थे, असहिष्णु जिसे कह सकते हो। 1825 में क्या किया इन्होंने, 1875 में इन्होंने एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज, या जिसका नाम था क्या, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक, जिसका बाद में नाम बदल के क्या रख दिया था, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। फिर ऐसे सिखों में भी चले थे क्या, सिंह सभा आंदोलन, सिंह सभा आंदोलन। एक तो देखिए चला था कहाँ, अमृतसर में, ठीक, और दूसरा था कहाँ, लाहौर में। अमृतसर, दूसरा कहाँ था, लाहौर। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर या टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया, ठीक। इसके बारे में देखिए यही कहना है, ज़्यादा ऐसा कुछ खास टॉपिक में है नहीं, बट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पहले के चित्र कैसे बनते थे और बाद के चित्र कैसे बनाए जाते थे। देखिए जब यूरोपीय आए थे तो बहुत सारे कलाकार भी आए होंगे, जो अंग्रेज़ थे, जो कंपनी के ऑफिसर थे, उनको अपने जो पेंटिंग्स था उनको बनवाने का बड़ा शौक था, ठीक। जब वो ऐसी पेंटिंग्स जो है यूरोप में जाके लगाते थे तो उनकी शान और शौकत वो दिखती थी, और वो बेसिकली ऐसे चित्र बनवाते थे जहाँ पे भारतीयों को दब्बू दिखाया जाए और वो खुद को शान से खड़े हों, ठीक। ऐसे बहुत सारे चित्रों पे जो आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक। तो ये अपने साथ एक पद्धति लेकर आए, कौन सी, तैल चित्र, ठीक। तैल चित्र देखिए क्या होते हैं, या तैल चित्र या तेल चित्र, बेसिकली ऑयल पेंट की एक कला लेकर आए थे अपने साथ, कौन, यूरोपीय कलाकार जो लाए थे भारत में तेल चित्र। इनसे क्या होता था, जो चित्र थे वो बहुत ज़्यादा जीवंत दिखते थे, सजीव दिखते थे, और जो फेशियल एक्सप्रेशंस बनाते थे वो बहुत ज़्यादा रियल लगते थे। 3D में भी इजीली पेंटिंग्स बन जाया करती थी। तो एक तरह से ये क्या हुआ था, एक
आविष्कार हुआ था या हिंदुस्तान का परिचय हुआ था तेल चित्रों से। दो कलाकारों का नाम इसमें फेमस है, थॉमस डेनियल, ठीक, और एक है इनके भाई कौन, विलियम डेनियल, विलियम डेनियल। इन दोनों का नाम जो है बहुत ज़्यादा फेमस रहा जाता है। एक और आए थे जिनका नाम था योहान, योहान, ये थे कहाँ से, ये भी यूरोप से आए थे। 1762 में क्या हुआ था, एक और इतिहास चित्रों की परंपरा चल रही थी। जैसे जब ये 1762 का टाइम था, इतिहास चित्र नाम से ही पता चल रहा है। इतिहास चित्र कैसे रहते होंगे, इतिहास चित्र मतलब इतिहास को दर्शाने वाले, जैसे कोई घटना घटित हुई तो उस घटना के बेसिस पे आप चित्र बनाने वाले। तो ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। इनका एक जो वो फेमस जो है वो था कलाकार, आर्टिस्ट फ्रांसिस हेमन, ये इतिहास चित्रों के लिए फेमस थे, और टॉमस डेनियल और विलियम डेनियल चित्रों के लिए फेमस थे। एक चित्र जो है, कुछ देसी कलाकारों ने भी कुछ जो है विधियां निर्माण की। इनमें एक परिप्रेक्ष्य विधि, ठीक, प्रोजेक्शन मेथड इसे बेसिकली कहते हैं, ठीक। इसका इस्तेमाल भी क्या था, जो यहाँ के जो वो थे चित्रकार वो करने लगे थे। एक और वर्ड आया था, उसे भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, और ऐसे इस चैप्टर में कुछ खास है नहीं। खुर्रा चित्र, ये देखिए खुर्रा चित्र किसने बनाए थे, जो बेसिकली होते क्या थे, जो कुम्हार वगैरह थे उन्होंने ऐसे चित्रों को बनाने की कोशिश की थी। क्या थे ये, कागज़ के लंबे लंबे रोल रहते थे। जैसे अगर मैं कहूँ मेरे पास कोई, जैसे आपके पास कोई मैप होगा, आप उसको रोल करके लपेट लेते हो, तो वो कागज़ के लंबे रोल पर पेंटिंग करते थे, उसको ईजिली लपेट सकते थे। इसको लोकल लैंग्वेज में इस चित्रों को बोलते थे पटुआ। तो अगर पटुआ या खुर्रा आ जाए, पटुआ या खर्रा, खुर्रा नहीं शायद खर्रा है, ठीक, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। उसी टाइम पे एक स्टूडियो खुला था जो आर्ट्स के लिए बहुत फेमस था, वो था आपका कलकत्ता आर्ट्स स्टूडियो। तो देखिए जब कहीं के कलाकार कहीं जाते हैं, या यहाँ के कलाकार अगर कहीं जाते हैं, या कोई और आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं, तो वो कुछ ना कुछ आदान प्रदान करते हैं। इसी तरह से जब यूरोपीय कलाकार आए तो वो तेल चित्र साथ में लेकर आए। जब उन्होंने खर्रा पेंटिंग्स बनानी स्टार्ट की, यहाँ के जो कलाकार थे, तो उन्होंने क्या इसमें 3D डायमेंशंस देना भी शुरू कर दिया। लेकिन इनके चित्र इतने जीवंत नहीं माने जाते थे जितने के जो ऑयल पेंटिंग्स होती थी। देखिए ये टॉपिक आपका यहीं पे समाप्त होता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।